अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एवेपोरेशन। और एवेपोरेशन जो है वो 9th क्लास केमिस्ट्री का हम चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं, उसका लेक्चर नंबर 3 है। तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एवेपोरेशन एवेपोरेशन होता क्या है? हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, वेपोराइजेशन और एवेपोरेशन। और वेपोराइजेशन और एवेपोरेशन में फ़र्क क्या है? अगर हम इंटेंशनली क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं किसी भी बॉडी को और वहाँ से वाटर जो है वो वेपोराइज हो रहा है, वाटर जो है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे वेपोराइजेशन। ठीक है जी। और एवेपोरेशन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, वो खुद ब खुद होता है। ठीक है जी। मतलब उसमें हमें हीट देने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी हीट से, किसी भी हीट ऑफ मतलब कोई भी हो सकती है फॉर्म, जैसे कि सूरज से जो रोशनी आ रही है, सनलाइट, अब उससे भी क्या हो सकती है, जैसे हम कपड़े वगैरह जो सुखाते हैं, तो अब कपड़े हम गीले तार वगैरह पे टांगते हैं और फिर कुछ देर बाद वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। जैसे हम फर्श को धोते हैं तो घंटा 2 घंटे या 3 घंटे बाद क्या होता है, फर्श सूख जाता है। वो खुद ब खुद सूख जाता है। क्यों? क्योंकि जो हीट है एटमॉस्फेयर के अंदर वो क्या करती है, उस वाटर को लिक्विड से वेपर्स मतलब गैस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवेपोरेशन। ठीक है जी। मतलब वेपोराइजेशन और एवेपोरेशन में थोड़ा सा फर्क क्या है कि जो एवेपोरेशन है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो खुद ब खुद होता है। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैस फेज इज कॉल्ड evaporation. The molecules having more than average kinetic energy overcome attractive force among the molecules and escape from the surface. अब होता क्या है कि जब लिक्विड होता है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्यों करीब एक दूसरे के होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल वो लिक्विड जो है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के करीब क्यों होते हैं? क्योंकि उनके दरमियान क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है। ठीक है जी। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ख़त्म हो जाएंगी तो वो जो मॉलिक्यूल्स है वो सेपरेट हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं और वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। अब होता क्या है बेसिकली कि जब लिक्विड है हमारे पास तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के हर किसी के पास सेम एनर्जी नहीं होती। किसी के पास कम होती है, किसी के पास मीडियम होती है और किसी के पास बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है जी। तो एवरेज जिसके पास एनर्जी है वो जो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स है वो वहीं रहेंगे, लेकिन एवरेज से जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी वो क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल्स, वो जो अट्रैक्टिव फोर्स पीछे मॉलिक्यूल्स आपने पीछे खींच रहे हैं वो तोड़कर और वो सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। और इस प्रोसेस को, ये जो सरफेस से बाहर निकल रहे हैं जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के, उसको कहते हैं एवेपोरेशन। ठीक है जी। तो उसके बाद इट इज रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो वाटर वेपर्स है वो दोबारा लिक्विड की फॉर्म में आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो ये जो एवेपोरेशन है ये क्या होता है, लिक्विड का वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होना, और कंडेंसेशन क्या है, वेपर्स का दोबारा लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना। तो दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, उलट है। उसके बाद एवेपोरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारे पास जो कंटेनर है उसके अंदर वाटर मौजूद है। अब होगा क्या कि मैंने कहा था कि जो एवरेज से ज़्यादा एनर्जी वाले हैं वो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है जो पीछे मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं उनको वो तोड़कर क्या करेंगे, बाहर निकल आएंगे। ठीक है जी। अब जब एवरेज मॉलिक्यूल्स से जो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वाली एनर्जी है वो बाहर निकल जाएंगे तो पीछे जो गैस का या जो टब है उसका जो हीट कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब हीट कंटेंट नीचे कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो उसको नॉर्मल करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स है वो एनर्जी कहाँ से लेंगे, बाहर से, एटमॉस्फेयर से लेंगे। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर बाहर से, एटमॉस्फेयर से या सराउंडिंग से हीट आती है या टेम्परेचर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एवेपोरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल 1 mole of water in liquid is converted into vapors form. It requires 40.7, ठीक है जी, कितना, 40.7 किलो जूल एनर्जी चाहिए है 1 मोल वाटर को, हाँ, क्या करने के लिए, लिक्विड से वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर हो जाएगी बात। अब वो जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है,
वो मैंने आपको पहले बताया था कि सनलाइट की फॉर्म में हो सकती है या कोई और हीट की फॉर्म हो सकती है, वहाँ से वो खुद ब खुद एनर्जी लेते रहेंगे, हमें एनर्जी देने की या हमें हीट प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो आहिस्ता आहिस्ता होता है। वेपोराइजेशन थोड़ा सा तेज़ होता है और उसके लिए नॉन स्पॉन्टेनियस है, हमें खुद से हीट देनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये स्पॉन्टेनियस है, तो इसके लिए भी डेफिनेटली एनर्जी तो चाहिए है, लेकिन वो जो एनर्जी है वो अपनी मदद से खुद ही ले रही है। ठीक है जी। फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एवेपोरेशन। इन लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल्स आर कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है जी, लिक्विड के अंदर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन के अंदर होते हैं, मतलब रैंडम मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन, ये सारी मोशंस कर रहे होते हैं। दे हैव काइनेटिक एनर्जी, उनके पास क्या होती है, जब मोशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली सी बात है काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है जी। अब जब उसके पास, जब वो मूव कर रहे हैं तो उनके पास स्पीड होगी, जब स्पीड होगी तो डेफिनेटली उनके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी लाजमी होगी। ठीक है जी, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, बट ऑल दीज मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको पहले कहा था कि किसी के पास ज़्यादा एनर्जी होगी, किसी के पास एवरेज होगी और किसी के पास बहुत कम एनर्जी होगी, तो हर किसी के पास काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास क्या होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन कुछ के पास क्या होगी, फ्यू हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, कुछ के पास ज़्यादा होगी एवरेज से। अब जो कुछ के पास ज़्यादा एनर्जी है वो क्या होगा कि वो क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है जी, वो जो पीछे मॉलिक्यूल्स उनको खींच रहे हैं वापस, उनसे वो क्या करेंगे, ओवरकम कर लेंगे उस अट्रैक्टिव फोर्स से, और वो क्या करेंगे, एस्केप फ्रॉम द सरफेस, और सरफेस से निकल जाएंगे, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवेपोरेशन ही कहते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। फिर उसके बाद ये जो प्रोसेस होता है एवेपोरेशन का, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। अब कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि ये हर टेम्परेचर पर वर्क करता है, मतलब अगर सर्दी है तो सर्दी के अंदर हमारे पास 15 तक भी टेम्परेचर चला जाता है, और जो गर्मियाँ होती है उसके अंदर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर टेम्परेचर चला जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर एवेपोरेशन बिल्कुल नहीं हो रही, और जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर बिल्कुल भी नहीं हो रही और 50 पर मैक्सिमम हो रही है, हम ये नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम हो रही है, लेकिन 15 पर भी कुछ ना कुछ एवेपोरेशन हो रही होगी, वो हर टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ एवेपोरेशन होती रहती है। ठीक है जी, तो जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है एंड वर्क एट ऑल टेम्परेचर, अभी मैंने आपको बता दिया कि हर टेम्परेचर पर एवेपोरेशन होनी है। एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ, ये बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब गर्मियाँ आएगी, तो ज़्यादा एवेपोरेशन होगी। ठीक है जी, जैसे कि हम सर्दियों के अंदर जब कपड़े सुखाते हैं तो वो अगर 4 से 5 घंटे के अंदर सूख रहे हैं, तो अगर गर्मियों के अंदर सुखाएंगे तो आधे घंटे या घंटे के अंदर जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो एवेपोरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, पानी जो है ज़्यादा बुखारात के अंदर कन्वर्ट होगा, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। फिर आगे जो है हम देखते हैं, एक पॉइंट है, एवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। एवेपोरेशन जो है वो कूलिंग प्रोसेस है, वो हम कैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये कूलिंग प्रोसेस ही क्यों है। तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो है वो लीव कर गए हैं। ठीक है जी, डेफिनेटली सी बात है, क्योंकि एवरेज वाले रह गए हैं और पीछे हाई एनर्जी वाले चले गए हैं। जब हाई एनर्जी वाले चले गए हैं तो पीछे वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसका जो हीट कंटेंट है या जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, लोअर्स हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब हीट कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा तो टू कंपनसेट दिस, इसकी तलाफी करने के लिए, इसको नुकसान को भरने के लिए क्या करेंगे, जो एनर्जी है वो कहाँ से लेंगे, सराउंडिंग से। अभी मैंने आपको पहले ये सारा प्रोसेस बताया था, तो सराउंडिंग से क्या करेंगे, हीट लेंगे, और जब सराउंडिंग से टेम्परेचर लेंगे तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे कि सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो मतलब वहाँ पर कूलिंग काज हो रही है, वहाँ पर कूल हो रहे हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, अपने पेट्रोल का 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप जो है हम हथेली पर रखते हैं तो वो जल्दी से एवेपोरेट हो जाएगा, और जल्दी से जब एवेपोरेट हो रहा होगा तो हमारी हथेली पर क्या लगेगा कि एक ठंडक का एहसास पैदा करेगा। ठीक है जी, वो ठंडक का एहसास क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो जब जा रहे हैं तो हाई एनर्जी वाले जा रहे हैं और पीछे लो एनर्जी वाले रह गए हैं,
और जब नो एनर्जी वाले रह जाएंगे तो वो आपकी जो जिस्म है, आपका जो हाथ है, वहाँ से क्या लेंगे, हीट लेंगे, और जिसकी वजह से आपके हाथ का जो टेम्परेचर है वो कम होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको कूलिंग का एहसास होगा। ठीक है जी, ठंडक का एहसास होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एवेपोरेशन ऑफ इज अ कूलिंग प्रोसेस, ये क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद है जी हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द एवेपोरेशन। अब हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं जो कि एवेपोरेशन पर इफेक्ट करते हैं। अगर वो चेंज होते हैं तो एवेपोरेशन की जो रेट है, एवेपोरेशन की जो रफ्तार है, वो भी क्या होगी, चेंज होगी। तो सरफेस एरिया है, टेम्परेचर है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। ठीक है जी। तो सरफेस एरिया क्या है, एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा ही क्या होगा कि एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। सॉसर इज यूज्ड इफ टी इज टू बी क्विकली कूल्ड। मतलब जब हम चाय किसी को पेश करते हैं तो कप के साथ हम एक पिर्च भी साथ देते हैं, प्लेट जैसी होती है। तो उस पिर्च का मतलब क्या होता है कि अगर उसके अंदर चाय डालेंगे तो जल्दी ठंडी हो जाती है। वो क्यों ठंडी हो जाती है, क्योंकि जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया है। ठीक है जी। अब चाय के अंदर एक छोटा सा सुराख होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि चाय जल्दी ठंडी नहीं होती। लेकिन जब हम पिर्च के अंदर डालते हैं तो एक बड़ा सरफेस एरिया मिल जाता है। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली सी बात है कि क्या होगा कि वो जो चाय है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है वो निकल जाएंगे, एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद टेम्परेचर, एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मतलब गर्मियाँ ज़्यादा है, तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो जो एवेपोरेशन है वो कम होगी। हॉट वाटर विल एवेपोरेट फास्टर देन कोल्ड वाटर। अगर एक जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, उबलता हुआ पानी है, और एक जगह पर बिल्कुल ठंडा यानी बर्फ़ जैसा पानी है, तो वहाँ पर अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो जल्दी जो एवेपोरेट होना है, जिसके अंदर ज़्यादा फ़र्क आएगा वॉल्यूम का, वो किसका होगा, हॉट वाटर के अंदर ज़्यादा फर्क आएगा। क्यों, क्योंकि एवेपोरेशन उसके अंदर ज़्यादा हो रही होगी। ठीक है जी। फिर उसके बाद है जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एवेपोरेशन के। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो ज़्यादा होंगी तो जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है वो निकलना मुश्किल होगा। जब मुश्किल होगा तो एवेपोरेशन भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है जी। तो इन्वर्सली रिलेट करेंगे। अल्कोहल हैव वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अल्कोहल के पास क्या है, वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है देन द वाटर। ठीक है जी। वाटर के पास ज़्यादा स्ट्रांग है और अल्कोहल के पास क्या है, कम है। अब अगर कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है तो उसकी इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास कुछ फैक्टर्स जिनकी बेस पर हम क्या कर सकते हैं, एवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करती है। अगर ये फैक्टर्स चेंज होंगे तो एवेपोरेशन भी चेंज होगी। ठीक है जी। तो एवेपोरेशन की हमने 2 डेफिनेशंस पढ़ी है, एक बेसिक डेफिनेशन, देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन के अंदर डेफिनेशन पढ़ी है। फिर उसके 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया है, रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन और एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है कि वाटर जिस तरह है वो जब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी चाहिए होगी, वो हम बताते हैं एंडोथर्मिक के लिए। फिर उसके बाद मैकेनिज्म बताते हैं कि किस तरह जो है वो एवेपोरेशन होती है। फिर उसके बाद एवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, एक अलग से हेडिंग बना सकते हैं। फिर उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द एवेपोरेशन, हमने 3 फैक्टर्स पढ़े हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं एवेपोरेशन की रफ्तार को या रेट को। ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी बात। नेक्स्ट हम इसी मतलब 9th क्लास केमिस्ट्री का जो 5वां चैप्टर चल रहा है उसका 4th लेक्चर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।